स्टार्ट करते हैं अभी क्लास को। हमने बोला था डीएनए रेप्लिकेशन बताए थे, डीएनए की कॉपी तैयार होना। डीएनए अपनी जैसी कॉपी तैयार करता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। कब करता है? जब सेल डिवीजन करता है सेल। तो जब सेल का डिवीजन होता है कौन से फेज में डीएनए की कॉपी होती है? एस फेज को सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। सेल डिवीजन जब एस फेज में होता है तब डीएनए की कॉपी तैयार होती है। डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है या सेम रहता है? एस फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है, याद रखिएगा, इसलिए एस फेज को सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। क्वेश्चन है, सोचकर आंसर दीजिएगा, सबको पता है। अगर एस फेज हुआ, डीएनए का अमाउंट डबल हो गया, ठीक है, और उसके बाद अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो क्या होगा? एनसीईआरटी आपकी लिखती है लाइन को, जल्दी से बताइए। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए डबल तो हो गया, डीएनए का रेप्लिकेशन तो हो गया, लेकिन अगर आपका डीएनए का सेल डिवीजन रुक गया, किसी भी कारण से सेल डिवीजन नहीं हो पाया, तो क्या होगा? अब नॉर्मल सेल तो बनेगी। इस तरह की कंडीशन को क्या कहते हैं? सोचकर आंसर दीजिएगा। चलिए आगे तक हम पढ़ते हैं आज की क्लास को, इसका आंसर सोचते रहिएगा। चलिए, डीएनए रेप्लिकेशन की बात कर रहे थे हम। डीएनए बात नहीं करो, तो डीएनए के रेप्लिकेशन की जब बात कर रहे थे तो डीएनए के रेप्लिकेशन 3 तरीके से हो सकता था, बताया था आपको। कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज थी? पहला आपका कंजर्वेटिव में क्या बोला गया था? अगर आपका डीएनए होगा, ये आपका डीएनए है, अगर कंजर्वेटिव डिवीजन करेगा तो पेरेंट डीएनए बनेगा एक, जिसमें पेरेंटल सेल होंगे, पूरे क्रोमोसोम होंगे दोनों के दोनों, और दूसरा डीएनए बनेगा, एक न्यू डीएनए बनेगा और इसके दोनों स्ट्रैंड नए होंगे। कल की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह का सेल डिवीजन होता है। एक डीएनए था, काला रंग पुराने सेल को दिखाएगा, लाल रंग नए वाले को दिखाएगा। एक डीएनए से कॉपी तैयार हुई और 2 डीएनए बन गए सेम टू सेम। इसमें पुराना वाला पूरी तरह से पुराना होगा, नया वाला पूरी तरह से नया होगा। इस तरह का डिवीजन होता है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव टाइप का सेल डिवीजन हो रहा है। दूसरा टाइप, अगर ऐसा हुआ तो इसको कंजर्वेटिव कहेंगे, पूरे से कंजर्व है ये, और ये नया तरह का बना। तो पेरेंटल डीएनए पूरे से कंजर्व था, ये टूटा फूटा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए कंजर्वेटिव टाइप कहलाएगा। कंडीशन नंबर 2 बताए थे आपको, क्या होगा? ये डीएनए है, ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स टूट जाएगा और टुकड़ों में टूट जाएगा। सपोज ये 2 टुकड़े में टूट गया, बीच से कट गया, तो ऊपर वाला टुकड़ा नीचे वाले टुकड़े को बना लेगा और नीचे वाला टुकड़ा ऊपर वाले टुकड़े को बना लेगा। ऐसा अगर होता है तो इस तरह के सेल डिवीजन को कहेंगे, इस तरह के रेप्लिकेशन कहेंगे डिस्पर्सिव। इसका नाम होगा डिस्पर्सिव। और तीसरा टाइप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज नंबर 3 थी, जिसमें डीएनए का डबल स्ट्रैंड डीएनए था, इसके दोनों स्ट्रैंड आपस में ब्रेक हो जाएंगे। ये एक स्ट्रैंड है, दूसरा स्ट्रैंड, दोनों खुल गए, सेपरेट आउट हो जाएंगे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड, और ये स्ट्रैंड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार कर लेगा और ये स्ट्रैंड अपनी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी तैयार कर लेगा। और इस तरह होता है, जिसको बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ये 3 में से कोई भी एक तरह से सेल डिवीजन हो सकता है, आपका डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटीज बताई गई। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट के दौरान देखा तो तुरंत ही जैसे ही प्रपोजल 3 मॉडल आए, ये वाला मॉडल इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया गया। ये ऐसा हो ही नहीं सकता, डिस्पर्सिव मॉडल वाज इमीडिएटली रिजेक्टेड। क्यों? अगर डीएनए फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का लॉस हो जाएगा, इसलिए ये कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है ये, इसलिए डिस्पर्सिव इमीडिएटली रिजेक्ट कर दिया गया। अब डिबेट था 2 चीजों के बीच में, आइदर कंजर्वेटिव होता होगा या सेमी कंजर्वेटिव होगा, 2 में से कोई एक सही होगा। ये क्वेश्चन मार्क लंबे समय तक रहा आया कि क्या होता होगा, इन दोनों में से सही क्या होगा। तभी एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था, जिन्होंने आए और अपना एक्सपेरिमेंट किए, और उन साइंटिस्ट का नाम था आपका मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल्क। ये 2 साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल्क नाम के 2 साइंटिस्ट आए, और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। मेसेल्सन एंड स्टाल्क का एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं इसे। और अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान प्रूफ कर दिया कि आज की डेट में हम जानते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन ओनली और ओनली सेमी कंजर्वेटिव टाइप से होता है, डिस्पर्सिव टाइप से कंजर्वेटिव भी नहीं होता, डिस्पर्सिव भी नहीं होता। किस एक्सपेरिमेंट के बाद जाने हम? मैथ्यू मेसेल्सन का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, फ्रेडरिक स्टाल्क का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उससे प्रूफ हुआ कि सेमी कंजर्वेटिव होता है। उनका एक्सपेरिमेंट अभी हम पढ़कर बताते हैं कैसे उससे प्रूफ हुआ कि ये नहीं है सही, ये भी सही नहीं है, ये वाला सही है। चले स्टार्ट करें इनका एक्सपेरिमेंट। तो मेसेल्सन एंड स्टाल्क का एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। इसके पहले वाले सारे एक्सपेरिमेंट आपको वैसे क्लियर होंगे। जल्दी से 1 सेकंड के लिए पूछेंगे, फिशर ने अपने एक्सपेरिमेंट में कहा
क्या चीज के लिए एक्सपेरिमेंट किया था, क्या चीज बताने के लिए? डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक मटेरियल के लिए किया था। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ था? डिस्कवरी ऑफ जेनेटिक, और उन्होंने जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या रखा था? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। उसके बाद 3 अजीबो गरीब नाम वाले साइंटिस्ट आए थे, नाम आपको याद है? और उन्होंने उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का बायोकेमिकल एनालिसिस कर दिया था। उनके एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद बता दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है कौन सी वाला? डीएनए है, ठीक है। लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है ये प्रूफ कर पाए थे, लेकिन ये बात नहीं प्रूफ कर पाए थे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, इसको नॉन कंट्राडिक्टरी तरीके से किसने प्रूफ किया? हर्शे एंड चेज। और हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में किसको लिया था? क्या चीज किया? क्या कौन सा चीज यूज किया था? बैक्टीरियो इकोलाई और बैक्टीरियोफेज लिया। इकोलाई लिया था और बैक्टीरियोफेज लिया था। और बैक्टीरियोफेज को कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किए थे कि नहीं किए थे? तो हर्शे एंड चेज, याद करना आज क्वेश्चन हो सकता है। हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया था और रेडियो एक्टिव 2 चीजों को यूज किया था। अब हम पढ़ने वाले हैं हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। आपसे क्वेश्चन यहां से आता है कि हर्शे एंड चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया था या नहीं लिया था? आंसर है नहीं लिया था। याद रखिएगा, हर्शे एंड चेज में रेडियो एक्टिव कोई भी चीज को नहीं लेंगे। हर्शे नहीं, ये वाला हर्शे एंड चेज बोले हैं, सॉरी हर्शे एंड चेज ने तो लिया था मेथेल्सन और स्टाल्क। मेथेल्सन एंड स्टाल्क की जो एक्सपेरिमेंट किया था, स्टाल्क के एक्सपेरिमेंट में इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट को लिया या नहीं लिया? आंसर होगा नहीं लिया। यहां से क्वेश्चन हो सकता है, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हो रेडियो एक्टिव है या नहीं है। इन्होंने नाइट्रोजन लिया था, 2 तरह का नाइट्रोजन लिया था। कौन कौन सा? N14 और N15। 2 तरह की नाइट्रोजन यूज की अपने एक्सपेरिमेंट में। नाइट्रोजन, नॉर्मल नाइट्रोजन N14 और एक स्पेशल नाइट्रोजन यूज की थी N15। जल्दी बताइए N15 रेडियो एक्टिव है या नहीं है? याद रखिएगा N15 रेडियो एक्टिव नहीं है, ये मत करिए रेडियो एक्टिव है ये 14 नॉर्मल है और ये रेडियो एक्टिव, ऐसा मत कर दीजिएगा, गलती करते हैं बच्चे। इसलिए आपकी बुक ने साफ साफ लिखा है कि N15 इज नॉट अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। N15 रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। चलेगा इतनी सी बात। इस एक्सपेरिमेंट में किया क्या देखते हैं, जल्दी से देखना। हमने आपको पहले ही बताया जैसा खाना खिलाएंगे वैसा ऑर्गेनिज बन जाएगा, बनेगा ना। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने किया किसके ऊपर? इकोलाई के ऊपर किया। पहले सबसे पहली बार इकोलाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ था। देखेंगे, एक पेट्री प्लेट ली उन्होंने, कांच की प्लेट। इस पेट्री प्लेट में खाना रखा। खाना में जो न्यूट्रिएंट्स डाले उसने, उन्होंने जो नाइट्रोजन डाला था, जितना भी नाइट्रोजन इसमें न्यूट्रिएंट में रखा, वो सारा नाइट्रोजन कौन सा रखा? N15 रखा उन्होंने। नॉर्मल नाइट्रोजन रखकर N15 रखा। N15 रखने की वजह से उसमें कई जनरेशन तक बैक्टीरिया पालते रहे, बहुत लंबे समय तक इसमें बैक्टीरिया को पाले, बहुत दिनों तक, मेनी जनरेशन तक। तो बताइए ई कोलाई के सारे बैक्टीरिया में डीएनए होगा या नहीं होगा? डीएनए में नाइट्रोजन होंगे या नहीं होंगे? आपको है डीएनए कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट्स डीएनए मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। ये 5 तत्वों से मिलकर बना है। तो नाइट्रोजन है या नहीं है? तो बैक्टीरिया के शरीर में जो डीएनए होगा उसमें जो नाइट्रोजन होगी वो सारी नाइट्रोजन N14 होगी या N15 हो जाएगी? तो बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया पाला जो कई जनरेशन तक पलता रहा, यहां पर पलता रहा बहुत लंबे समय तक, और इसको सिर्फ खाने के तौर पे जो खाना मिलता था उसमें नाइट्रोजन का जो भी सोर्स था वो N15 था। इसलिए यहां पर जो बैक्टीरिया पलकर आए, ई कोलाई के बैक्टीरिया, उन सभी के शरीर में N15 ही होगा। श्योर है इतनी सी बात? डीएनए उनका जो कौन सा होगा? N15। कई जनरेशन से यहां पड़े हुए हैं। इतनी सी बात क्लियर है दिमाग में? यहां समझो, एक्सपेरिमेंट है, समझने से क्लियर हो जाएगा, बुक में बाद में रिवीजन कर लेना। तो आपने समझा कि इन्होंने बैक्टीरिया खाना रखा, खाना बहुत दिनों तक खाना खिलाया N15 वाला, और खाते 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 इनके शरीर का सारा डीएनए N15 हो गया। चलेगा? अब किया क्या? अब एक और प्लेट ली, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। देखते हैं इसमें किया क्या इन्होंने। एक और पेट्री प्लेट ली, इस पेट्री प्लेट में भी खाना रखा। इस बार खाना में जो नाइट्रोजन था वो नॉर्मल नाइट्रोजन था। नॉर्मल नाइट्रोजन मतलब N14, नॉर्मल नाइट्रोजन वाला खाना था, नॉर्मल खाना रखा। और यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया थे, यहां से कुछ ई कोलाई को उठाकर इसमें ट्रांसफर कर दिया। समझ में आ रही बात? ई कोलाई यहां भी थे, यहां पे सारे ई कोलाई के पास कौन सा स्ट्रैंड था? N15 वाले थे।
देख पा रहे हो, दोनों स्ट्रैंड इसके N15 थे, पूरा डीएनए N15 था। अब इस डीएनए वाले को डीएनए से बनाया हमने, जबकि बनाना चाहिए था यहाँ पे सेल मतलब बैक्टीरिया बनाना था, बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया के अंदर N15 था, इस बैक्टीरिया को उठाकर कुछ बैक्टीरिया का डाल दिया उन्होंने। कौन सा खाना मिला अब इसको? इसकी बॉडी में नया डीएनए जो भी बनेगा वो N14 बनेगा या N15 बनेगा, और पुराना जो होगा वो, ये बात क्लियर कर सकते हैं, पुराना डीएनए मतलब N15, नया डीएनए मतलब लाकर रखा जैसे ही बैक्टीरिया को यहाँ पाला तो बैक्टीरिया के शरीर में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, सेल डिवीजन करेगी कि नहीं करेगी, गिनती बढ़ाएगा बैक्टीरिया कि नहीं बढ़ाएगा, एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया होंगे, 2 से 4 होंगे, गिनती बढ़ाएंगे, तो गिनती बढ़ने लगी बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन करने के लिए इकोलाई को अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट का टाइम लगता है, अप्रॉक्सीमेटली, कम ज्यादा प्लस माइनस 2-4 मिनट चलेंगे, अप्रॉक्स 20 मिनट का टाइम लगता है। तो 20 मिनट के बाद बच्चे पैदा कर देगा ये, तो अगले 20 मिनट के बाद इसमें बच्चे जब पैदा होंगे, एक सेल से 2 सेल हो जाएंगी, तो 2 सेल होंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा या नहीं होगा? तो पुराना वाला डीएनए कैसा होगा और नया वाला? तो जब यहां पर उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा कि आपका, जब यहां पर एक्सपेरिमेंट के बाद देखा कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड खुलते हैं और इसमें आपका N14 आ जाता है और इसमें भी N14 आ गया। कल कहानी बताई थी आपको, एक कपल थे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले, उनको अलग अलग कर दिए, उनके बीच में झगड़ा करा दिए, लड़की ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया, लड़के ने नई गर्लफ्रेंड बना ली, अलग अलग हो गए। देखो यही था, ये दोनों पहले साथ में थे, अलग अलग कर दिए, इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लिया, इसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढ लिया, कोई दिक्कत, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री मिल गए, सेमी कंजर्वेटिव। तो ये घटना के बाद जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद देखा, अगले 20 मिनट के बाद निकाल कर देखा तो ई कोलाई के शरीर में जो डीएनए था उसमें एक स्ट्रैंड पुराना वाला था और एक स्ट्रैंड जो नया बना था और एक पुराना बना हुआ था। नया बना हुआ वाला N14 था, देख सकते हो यहाँ पर, ये कितना था, ये वाला था N15 था, पुराना वाला एक स्ट्रैंड N15 था और उसका एक स्ट्रैंड N14 था, इसका एक स्ट्रैंड N15 था और एक स्ट्रैंड N14 था। ऐसा देखने को मिला। इस बात से मालूम चल गया कि नया बनने वाला डीएनए N14 होता है और पुराना बनने वाला डीएनए, अगर ऐसा ना होता, अगर कंजर्वेटिव टाइप से होता तो जो तरह का डीएनए बनते एक पूरी से N15 होता और एक पूरी तरह से, ऐसा होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आधा डीएनए N14 था, आधा डीएनए N15 था। इसका मतलब उसके 2 स्ट्रैंड थे, 2 स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड पुराना था और एक स्ट्रैंड नया था। नया बनने वाला क्योंकि कंफर्म है कि N14 ही होगा, इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है। हाँ नहीं, कंजर्वेटिव होता तो आपका यहाँ पे नया जो डीएनए बनता उसमें N14 यूज करता ना, सोर्स ऑफ नाइट्रोजन क्या था, तो पुराने वाले भी रेप्लिकेट बना रहे हैं ना, तो रेप्लिकेट कर रहा तो नाइट्रोजन कौन सा यूज करेगा, जो यहाँ पर होगी अवेलेबल, यही तो कहना चाह रहा है। नया डीएनए ये भी नया वाला बना, पुराने वाले को देख कर ही बना, लेकिन इसने जो नाइट्रोजन यूज किया यहाँ पर कौन सी यूज की, N14 ही नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं या खाना खिला रहे हैं। तो अगले 20 मिनट के बाद ऐसा सिचुएशन मिलेगा, उसके अगले 20 मिनट के बाद देखेंगे तो और क्या होगा सिचुएशन, फिर ये खुलेंगे। देखो अगले 20 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद का सिचुएशन ये रहेगा, अगले 20 मिनट के बाद सिचुएशन क्या रहेगी, तो जल्दी सोचो, इसको फिर खोल दो, इसको खोल देते हैं। ये रहा N15, सीधा सीधा बनाते हैं, थोड़ा आसान बनेगा समझने के लिए, एक 15 और एक 14 था, यहां भी ऐसे सिंपल से बनाते हैं, एक 14 था और एक ऐसे थे, इनके पीछे फिर डिवोर्स करा दो और इनको फिर नया नया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दिला दो। तो देखो अब क्या होगा, जो नया बनेगा वो सिर्फ कौन से रंग का बनेगा, नया वाला भी बनेगा वो 14, ये लाल रंग है 15 है, देख पा रहे हो, ये 15 था ये 14 था, 15 था 14 था, 50-50 का पॉपुलेशन था। लेकिन थोड़ी देर के बाद अगले 20 मिनट के बाद अगर देखा जाए तो आप कितने हो जाएंगे, ये स्टैंड फिर खुल गया, ये अलग खुल गया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो आएगा एक 15 एक 14, इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा वो 14 ही आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सबने अपना अपना कॉम्प्लीमेंट्री बना लिया फिर से। अब बताओ कितने 15 है और कितने 14 है, 2 स्टैंड 15 वाले हैं, देख पाते हो, परसेंटेज निकाल सकते हो, 1 2 3 4 5 6 आपके हैं, आपके किसके, 14 के, और 2 कैसे हैं, मतलब परसेंट कैसे निकालेंगे, 2 इसको ले लो, 2 डिवाइडेड बाई 8, टोटल कितने हैं, 8 है, 8 में से 2 15 वाले हैं, परसेंटेज निकाल लो,
परसेंटेज निकल जाएगा, कितने परसेंट? तो 25% आपका पॉपुलेशन यहाँ पे अगले 20 मिनट के बाद, उसके अगले 20 मिनट के बाद 25% आपका N15 होगा, बाकी का डीएनए N14 होगा। 75% डीएनए आपका क्या होगा? और 25%, फिर अगले 20 मिनट के बाद और कम हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हो बार बार, जितने बार कैलकुलेट करवाए। तो किसको खाना सिर्फ N14 दे रहे हैं, जिससे नया डीएनए सिर्फ N14 बनेगा। चलिए समझ में आ रही बात को? और कई जनरेशन तक इसको N14 खिलाएंगे तो सारा डीएनए N14 लगभग हो चुका होगा। ठीक है ना? ऐसा ही यहाँ पे किए थे, जैसे कई जनरेशन तक N15 खिलाए थे, सारा डीएनए इसका N15 हो गया था। कुछ जनरेशन के बाद ऐसा हो जाएगा। यही था मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रेडरिक स्टाल का एक्सपेरिमेंट सिंपल लैंग्वेज में। अब रही बात एनसीईआरटी की लैंग्वेज में, तो एक बार पढ़ लेते हैं, रीडिंग मार देते हैं। इन्होंने कहा, सुनते हैं इसको, एनसीईआरटी की लैंग्वेज में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट ईस्टीरिया कोलाई पर, ई कोलाई पर किया पहले, सबसे पहली बार। बाद में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट किया कई सारे हायर ऑर्गेनिज्म पे, जैसे कि प्लांट पर किया और ह्यूमन पर भी किया, और सेम रिजल्ट मिला। पहली बार किस पर किया था? और बाद में ह्यूमन और प्लांट पर भी रिपीट किया, सेम रिजल्ट मिला। सही, ऐसा ही रिजल्ट मिला। किसने किया था? मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रेडरिक स्टाल्स ने। 1958 में घटना हुई थी। इन्होंने ई कोलाई को पहले एक मीडियम में ग्रो किया। मीडियम मतलब खाना, मीडियम में ग्रो कराया, जहां पर मीडियम में नाइट्रोजन का सोर्स जो था वो क्या था? NH4Cl जो था, NH4Cl का नाम का केमिकल डाला था, और उसमें N कौन सा था? 15 वाला था। देख पा रहे हैं? केमिकल कौन सा खिलाए? खाना खिलाए इसको, NH4Cl नाम का केमिकल खिलाए, और उसमें जो आपका नाइट्रोजन था वो N15 था। यहाँ पर N15 से लेना देना है हमको बस। कई जनरेशन तक इसको ग्रो कराए। N15 क्या है? हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। आइसोटोप तो समझते हो सब लोग? आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स प्लेस, सेम प्लेस में रहने वाले। कहाँ का प्लेस? पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल देखा है आपने? पीरियोडिक टेबल में जब एक ही जगह पर दो आइटम रहते हैं, उन्हें दो एलिमेंट रहते हैं, तो उन्हें आपका एक दूसरे का आइसोटोप कहते हैं। क्यों एक ही जगह पर रहेंगे? क्योंकि उनका नंबर क्या होगा? मॉलिक्यूलर नंबर सेम होगा। मॉलिक्यूलर नंबर जब सेम हो और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट हो तो उसे आइसोटोप कहते हैं। या एक लैंग्वेज में, एक भाषा में ये डिफिनेशन है, या दूसरी भी डिफिनेशन कर सकते हो, द एलिमेंट्स विच आर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सेम पोजीशन पे रहने वाले। आइसो मीन्स सेम, टोप मीन्स प्लेस, सेम प्लेस पे रहते हैं क्योंकि सेम एटॉमिक नंबर होता है उनका। तो N14 और N15 का एटॉमिक नंबर सेम है। N14 और N15 क्या डिफरेंट है? 14 और 15 क्या है? इसका मास है। चलेगा ना? ये इसका मॉलिक्यूलर मास है, एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक मास है। N14 कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। कौन सा नंबर है इसका? नंबर कितना है? 7 नंबर है, और 14 इसका मास है। समझ में आ रहा? तो नाइट्रोजन के दो आइसोटोप है। पहला है, यहाँ 7 लिख दें तो कुछ गड़बड़ नहीं है, ऊपर 14 ये नॉर्मल वाला नाइट्रोजन है, और दूसरा नाइट्रोजन होता है N7 नीचे में ऊपर 15। ये दोनों सेम पोजीशन पर रहते हैं, इसलिए एक दूसरे के आइसोटोप है। ये रेडियो एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, याद रखिएगा। आइसोटोप है, सेम पोजीशन में रहते हैं, मॉलिक्यूलर नंबर सेम है दोनों का, मॉलिक्यूलर मास थोड़ा सा डिफरेंट है। क्लियर इतनी सी बात? दोनों वर्ड पे क्लियर है आइसोटोप। तो आइसोटोप यूज किया, और आइसोटोप यूज करने की वजह से यहां पर आपका क्या हुआ कि सारे डीएनए जो था उसमें डीएनए बने, उस डीएनए में आपके दोनों स्ट्रैंड कैसे हो गए? N15 कई जनरेशन ग्रो करने के बाद। दिस हैवी डीएनए मॉलिक्यूल, ये हैवी डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, कुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए। नॉर्मल डीएनए से अलग कर सकते हैं, हैवी डीएनए और नॉर्मल डीएनए को अलग कर सकते हैं। कैसे? सेंट्रीफ्यूज करके। हमने कल पढ़ाया था आपको, सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें बहुत हाई स्पीड से चीजें घूमती हैं गोल गोल, और बहुत हाई स्पीड से घूमती हैं, और अपने वेट के हिसाब से, अपनी डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट हो जाती हैं। जो हल्की होंगी वो ऊपर आ जाएंगी, जो भारी होंगी वो। तो दो तरह का डीएनए है, एक में N14 और एक में N15 है। कौन सा भारी होगा? इसलिए नीचे की ओर कौन सा डाउन हो जाएगा, और ऊपर की ओर N4। और ऐसा करने के बोलते हैं, यही बोला जाता है कि डीएनए जो है वो आइसोटोप है, रेडियो एक्टिव नहीं है। और रेडियो एक्टिव नहीं है, रेडियो आइसोटोप नहीं है, ये नॉर्मल आइसोटोप है, याद रखिएगा। और एक दूसरे सेपरेट आउट कैसे कर सकते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, उसकी डेंसिटी के बेसिस पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, और इस तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं सेजियम क्लोराइड, HCCl, सेजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट।
सेजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यहां पर हेल्प करेगा इस तरह के सेंट्रीफ्यूगेशन करने में, और डेंसिटी के हिसाब से दोनों अलग अलग हो जाएंगे। N15 वाला नीचे चला जाएगा और N14 वाला ऊपर रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया, एक दूसरी प्लेट ली और उसमें नॉर्मल मीडियम रखा, मतलब नॉर्मल मीडियम मतलब उसमें नाइट्रोजन जो रखा वो कैसा रखा मीडियम में, N14 नाम का मीडियम रखा। नॉर्मल वाला मीडियम था N14 वाला, और जब बैक्टीरिया को यहां से उठाकर इसमें रखा गया तो बैक्टीरिया में जो पुराना डीएनए था वो कौन सा था, और जो नया सिंथेसाइज हुआ होगा वो N14 होगा। नया सिंथेसाइज डीएनए N14 था। और जब देखा गया, इसको एनालिसिस किया गया तो डीएनए आपके ऐसे स्टेज में बने, इस पैटर्न में बने। अलग अलग टाइम इंटरवल में इसको निकाला गया डीएनए को, वहां से अलग अलग टाइम इंटरवल में सेल को निकाला गया और उसका डीएनए एनालिसिस किया गया। N14 या 15 है तो पहले 20 मिनट के बाद आपको अलग रिजल्ट मिला, उसके 20 मिनट के बाद अलग रिजल्ट मिला, उसके 20 मिनट के बाद अलग रिजल्ट मिला, और जो रिजल्ट था वो इसी परसेंटेज में था। इस बात से प्रूफ हो गया कि आपका डेंसिटी मेजरमेंट करके मालूम चल गया कि आपका डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि कंजर्वेटिव। क्लियर है? और हर अलग अलग टाइम इंटरवल पे अलग अलग रिजल्ट मिला। 20 मिनट के बाद अलग रिजल्ट था, 40 मिनट के बाद अलग रिजल्ट था, 80 मिनट के बाद अलग रिजल्ट था, हर 20 मिनट के बाद रिजल्ट अलग अलग थे, क्योंकि डीएनए का बैक्टीरिया इकोलाई जो है हर 20 मिनट में बच्चे पैदा कर लेता है। इकोलाई अपनी गिनती डबल कर लेता है हर 20 मिनट में, मतलब हर 20 मिनट में उसकी बॉडी में एस फेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हर 20 मिनट इंटरवल में आएगा, हर बार डीएनए डबल होगा, और ऐसा बार बार होता रहेगा, और इस तरह डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ। बाद में खत्म हो गया एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। फिर ऐसा ही मिलता जुलता एक्सपेरिमेंट एक और साइंटिस्ट ने भी किया। एक और लास्ट एक्सपेरिमेंट सुन लेते हैं। तो नेक्स्ट, वेरी सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूजिंग द रेडियो एक्टिव थायमिन। दूसरे साइंटिस्ट आए और उन्होंने भी ऐसा ही एक्सपेरिमेंट किया, इसी प्रिंसिपल पर बेस, ऐसा ही इसी बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने रेडियो एक्टिव इस बार यूज किया एलिमेंट। कौन सा रेडियो एक्टिव लिया? थायमिन। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पढ़ते हैं ना, तो जो थायमिन था वो रेडियो एक्टिव थायमिन इस बार लिया उन्होंने, और ये एक्सपेरिमेंट किया था विंका फेवा, फेवा बीन के नाम से भी जानते हैं, सॉरी विशिया फेवा। एक तरह की आपकी क्या बोलते हैं इसको, बीन, जैसे बीन होता है ना उसी तरह का एक वो है, सब्जी टाइप से है, फेवा बीन भी बोलते हैं इसको, बीन है एक तरह की। और फेवा बीन पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, इसको विशिया और फेवा जो बोलते हैं आप उस नाम से जानते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट कब किया? 1958 में। करने वाले साइंटिस्ट का नाम था, हाँ, टेलर और उनके कलीग। तो सुनेंगे, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे टेलर, इनके नाम की बुक आती है बहुत सारी, टेलर के नाम की, बायोकेमिस्ट्री वगैरह हायर क्लास में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे तो टेलर की लिखी हुई बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है, टेलर एंड फ्रांसिस की। ठीक है, बहुत बड़ी रेप्यूटेड साइंटिस्ट थे, एमबीबीएस से पढ़ते हैं बच्चे सबकी साइंटिस्ट की बुक। तो